हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल में राजेंद्र सांगला। बच्चों, इस सेशन में हम कक्षा 12 की पुस्तक आरोह भाग 2 के अध्याय संख्या 18, जिनके लेखक का नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के एक भाषण है जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो तोड़क मंडल जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में इसे अध्यक्षीय रूप में भाषण के रूप में तैयार किया गया था, जिसको किसी कारणवश आयोजकों की पूर्ण सहमति नहीं होने के कारण इसे सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया। तो लल्लई सिंह यादव ने इसका हिंदी रूपांतरण कर दिया 2 प्रकरणों में। तो इस सेशन में हम सेकंड प्रकरण जिसका नाम मेरी कल्पना का आदर्श समाज कैसा होना चाहिए अंबेडकर साहब जी के अनुसार, तो इन्होंने कहा है जिस समाज में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, यदि तीनों तत्व मौजूद होंगे तो मेरी नजर में वही समाज एक आदर्श समाज कहलाएगा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। तो इस सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, जो सेकंड प्रकरण है भाषण का। इससे पहले हमने बाबा साहब अंबेडकर जी का जीवन परिचय और दोनों प्रकरणों का सारांश हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों, और यह सब हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है, आरोह भाग 2 पुस्तक में। तो बच्चों ध्यान रखना, कक्षा 12 है, पुस्तक का नाम आरोह भाग 2 है, अध्याय संख्या चैप्टर संख्या 18 है, और भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक जिनका नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब। अब आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज जो प्रकरण है, अंश है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो कौन है दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर। तो बच्चों इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अंबेडकर साहब जी के जो भाषण था मेरी कल्पना का आदर्श समाज, जिसको लल्लई सिंह यादव ने हिंदी रूपांतरण किया था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का 2 प्रकरणों में। तो सेकंड प्रकरण हम लोग देखने वाले। इससे पहले वही चर्चा जो मैंने पहला प्रकरण पढ़ाया था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा में, हमने पहले पाठ का सारांश, भाषण का सारांश पढ़ा। तो यहाँ भी हम लोग एक बार सरसरी नजरों से देख लेते हैं। अंबेडकर ने विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 के लल्लई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर इसे बांट दिया गया, यानी 2 प्रकरणों के तौर पर इसको बांट दिया गया था। तो बच्चों आप लोगों को थोड़ा यही ध्यान रखना है कि उन्होंने किस नाम से इसका अनुवाद किया था, किस नाम से, जाति भेद का उच्छेद। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु उस क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण इस सम्मेलन को क्या कर दिया गया, स्थगित कर गया, जिसके कारण इसे पढ़ा नहीं गया है। तो समझ में आया कहने का तात्पर्य क्या है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण था 1936 में तैयार किया गया था, जिसे लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में इसे 1936 में भाषण के रूप में तैयार किया गया था, अध्यक्षीय रूप में। तो बच्चों इनका जब क्रांतिकारी दृष्टि से यह तो थोड़ा भाषण थोड़ा अजीब सा लगा लोगों के, लोगों ने सोचा कि आयोजकों ने सोचा कि इससे दंगा फसाद हो सकता है, तो सम्मेलन को क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया था। कोई बात नहीं, फिर भी अंबेडकर साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करवा दिया और वितरित किया। तो लोगों के सामने यह बहुत ही क्या हो, बहुत ही अत्यधिक लोकप्रिय हो गई है पुस्तक। अब उनके अनुसार जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मेरी कल्पना का आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुता ये 3 तत्व मौजूद हो, तो वह समाज अनिवार्य रूप से क्या होगा, आदर्श समाज कहलाएगा, जिसे लोकतंत्र, सामूहिक जीवन या एक सत्य एक समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुंच सके। तो यह पुस्तिका प्रतिनिधि का प्रकरण है। आज के जाति मजहब आधारित विषाक्त सामाजिक राजनीतिक माहौल में इसकी प्रासंगिकता और बढ़ गई, यानी कि जो यह प्रकरण है यहाँ जो दिया गया है मेरी कल्पना का आदर्श समाज और श्रम विभाजन जाति प्रथा का, आज भी इस सामाजिक राजनीतिक माहौल में इसकी प्रासंगिकता और भी क्या हो गई, अत्यधिक बढ़ गई है। तो अब हम मूल रूप से देखते हैं मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस सेशन में, भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित भाषण का एक प्रकरण है मेरी कल्पना का आदर्श समाज, जो मैं बता चुका हूं कैसा होना चाहिए, जिसमें 3 तत्व हो। कौन कौन सा, समानता, सभी को समान भाव से देखना है, सभी को कार्य मिलना चाहिए समान भाव, सभी को जो भी लाभ सरकार दे वो सभी को समान रूप से मिले, और सभी को हक है वो स्वतंत्र होने का, स्वतंत्र जीने का, स्वतंत्रता प्राप्त हो। और तीसरा सबसे अच्छा है जिसका नाम है बंधुता, यानी सभी में भाईचारे का भाव होना चाहिए। 3 तत्व जहां पर होंगे वही मेरी नजरों में आदर्श समाज होगा। किनके अनुसार, आंबेडकर साहब के अनुसार। तो देख लीजिए मूल रूप से क्या लिखा उन्होंने,
जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की निरस गाथा को सुनते सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चय ही ऊब गए होंगे। यानी कि जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो हम लोगों ने प्रकरण पढ़ा था, उसे लेखक यानी अम्बेडकर साहब कह रहे हैं कि उसके खेदजनक परिणामों की निरस गाथा, यानी निरस क्या होता है, निर्धन रस, यानी जिसमें कोई रस नहीं है, सुनते सुनाते आप लोग क्या हो गए, ऊब गए होंगे। कहते हैं ना कि मन नहीं लगना, अनमना सा होना, ऊब जाना, यानी कि आलस से आ जाना, ऐसे हो गए होंगे। यह अस्वाभाविक भी नहीं है, और लेखक कह रहे हैं यानी बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि यह अस्वाभाविक भी नहीं है, सीधी सी बात है, आप लोग ऊब गए होंगे। अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। अब कह रहे हैं कि मैं इस समस्या के रचनात्मक पहलू को ले लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। यानी कि आप लोग जब आलोचक क्या होता है, देखो आलोचना सुनकर, यानी आलोचक क्या होता है, आलोचक यानी कि जो किसी भी रचना में किसी भी व्यक्ति के सामने उसके गुण के साथ साथ उसके दोष बताए तो उसे आलोचक कहा जाता है। तो लेखक ने क्या कहा कि आप लोग मेरी इस जाति प्रथा के बारे में सुनकर के, आलोचना सुनकर के मुझसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, यदि मैं जाति के विरुद्ध हूं, जातियों के विरुद्ध हूं, तो मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है भाई। ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित होगा। भ्रातृता क्या होता है, भाईचारा। यानी तीनों शब्द हमारे भारतीय संविधान में निहित हैं, ध्यान रखना। तो कैसा समाज होगा, जिसमें स्वतंत्रता हो, क्षमता हो और भ्रातृता यानी भाईचारे का भाव हो, तो वही मेरी नजर में आदर्श समाज कहलाएगा। क्या यह ठीक नहीं है? भाईचारा, भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे तक संचारित हो सके। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि भाईचारे में आपको क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता तो होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। यानी कि जो परिवर्तन किया जा रहा है कि यहाँ इस शुरू से लेकर एंड तक समाज का जहाँ तक है वहाँ तक संचरित होना चाहिए। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य ऐसे समाज में बहुविधि यानी बहुत सारे ऐसे तरीके हितों के सबका भाग इसमें होना चाहिए। सबका मतलब ऐसे समाज बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए, यानी कि ऐसे हितों में सभी का भला होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आबाद जिसमें कोई बाधा न हो, आबाद क्या होता है, जिसमें कोई बाधा न हो, संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। यानी कि सामाजिक जीवन में आबाद बिना बाधा के संपर्क के साधन और अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। यानी देखो लोक क्या होता है, संसार, आम जन, लोकतंत्र यानी शासन, यानी कि संसार का ऐसा शासन होना चाहिए जिसमें भाईचारा हो, सभी को समान रूप से लाभ मिलना चाहिए, सभी को समान रूप से क्या होना चाहिए, सभी को रक्षा करने का भी होना चाहिए और सभी को साधन जितने अवसर उपलब्ध हो रहे हैं सभी को समान रूप से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह इस जाति का, इस कास्ट का, इसको ये साधन मिलेंगे, इसको ये साधन नहीं मिलेंगे। ऐसा क्या है, गलत है। ऐसा भाईचारा होना चाहिए जैसे दूध पानी के मिश्रण जब कर देते हैं तो पता नहीं चलता पानी कितना है, दूध कितना है। वैसे तो आजकल तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, बता सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें वैसे देकर डायरेक्ट बताएं तो ऐसा नहीं होता। ऐसा ही भाईचारा होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। कहने का तात्पर्य क्या है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति नहीं है, एक तरीका नहीं है, तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का एक नाम है। कहने का तात्पर्य क्या है, लोकतंत्र जो है रीति और समाज के सम्मिलित अनुभवों का क्या है, आदान प्रदान है, कम्युनिकेशन है। हमें यह आवश्यक है कि हमें इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव होना चाहिए। यानी अपने स्वयं के जो आसपास साथी दिखाई देते हैं, दोस्त दिखाई देते हैं, सामने वाला व्यक्ति है, उसके प्रति हमें श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए। कहते हैं ना, मीठा बोलोगे तो मीठा प्राप्त होगा, इज्जत दोगे तो इज्जत प्राप्त होगी, तो वही बात यहाँ बताई जा रही है।
इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? गमनागमन, गमन या आगमन, गमनागमन क्या होता है? गमन धन आगमन, यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। गमन आगमन की स्वाधीनता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। कहने का तात्पर्य क्या है? इस प्रकार यदि कार्य किया जाएगा जिसमें श्रद्धा का, सम्मान का भाव होगा, गमन आगमन में स्वाधीनता, जीवन के प्रति शारीरिक सुरक्षा, स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता के प्रति क्या कर सके? विरोध कर सके। ऐसा विरोध नहीं होना चाहिए, ना ही कभी होगा यदि आप लोग ऐसा चाहते हैं तो। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने के अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। यानी कि एक और है स्वतंत्रता पर आपत्ति कब नहीं होगी? संपत्ति के अधिकार, जीविकोपार्जन क्या होता है? जीविका धन उपार्जन, जीविका धन उपार्जन यानी जीविका को चलाने वाले साधन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने के अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, के अर्थ में स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए? जाति प्रथा के पोषक, जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है, तो उसका अर्थ उसे दास्ता, गुलामी में जकड़ कर रखना होगा। क्योंकि दास्ता अर्थात गुलामी, दास्ता क्या होती है? गुलामी। केवल कानूनी पराधीनता को नहीं कहा जा सकता। कहने का तात्पर्य क्या है कि कानूनी पराधीनता को गुलामी नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो स्वतंत्रता के अर्थ में प्रयोग किए जा सकते हैं। दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। कहने का तात्पर्य क्या है? दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है, यानी यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरणार्थ, जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं, यानी कि जिनकी रुचि नहीं है फिर भी अपनी अरुचि के कारण भी उन्हें पेशे को अपनाना पड़ता है। अब आइए समता पर विचार करें। क्या समता पर किसी की आपत्ति हो सकती है? क्या किसी की समानता पर आपत्ति हो सकती है? स्वतंत्रता पर आपत्ति नहीं हो सकती। तो अब हम समता पर विचार कर लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द का विवाद विषय रहा, यानी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसमें उसके नारे में समता शब्द पर क्या रहा था? विवाद का विषय रहा था। समता के आलोचक कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, यानी कि समता के आलोचक कह सकते हैं कि सभी मनुष्य क्या नहीं होते? बराबर नहीं होते हैं। और उनका यह तर्क वजन भी रखता है, और उनका यह तर्क जो है वह क्या रहता है? वजन भी रखता है। लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता है, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? यह शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर रहती है, और मनुष्य की क्षमता कितनी बातों पर निर्भर रहती है? 3 बातों पर क्या रहती है? निर्भर रहती है। पहला, शारीरिक वंश परंपरा, यानी कि शारीरिक वंश परंपरा। दूसरा है सामाजिक उत्तराधिकार, अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां, जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्रदान करता है। और अंत में आता है मनुष्य के अपने परिवर्तन। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है? समता की हम बात करें तो हमें 3 तरीकों का कारण ऐसे हो सकते हैं। कौन कौन? शारीरिक वंश परंपरा एक तो, दूसरा सामाजिक उत्तराधिकार, जिसमें क्या आता है? सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां, जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है। और अंत में तीसरा कौन सा है? मनुष्य के अपने परिवर्तन। तो पहला शारीरिक वंश परंपरा, दूसरा सामाजिक उत्तराधिकार, तीसरा मनुष्य के अपने परिवर्तन।
इन तीनों दृष्टियों से निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते, और ये बात तो सही है। इन तीनों दृष्टियों से हम देखें तो कोई मनुष्य इस प्रकार से समान नहीं हो सकता। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? यानी कहने का चाहते जो समता का विरोध करता है, क्या ऐसे समाज के पास उनके पास कोई जवाब है? ऐसा कोई जवाब निसंदेह नहीं हो सकता। व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान परिवर्तन के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। यानी कि व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान परिवर्तन के कारण असमान व्यवहार को अनुचित कहा जा सकता है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। यानी साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा क्या है? उचित है। परंतु यदि मनुष्य प्रथम दो बातों में असमान है तो क्या इस आधार पर उनके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा, व्यवसाय, प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। कहने का तात्पर्य क्या है? यदि मनुष्य प्रथम दो बातें असमान है तो क्या इसका आधार उनके साथ भिन्न व्यवहार करना चाहिए? उचित है। उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल यानी वंश जिसमें आपने जन्म लिया है, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पारिवारिक प्रसिद्धि जिसमें माता पिता या दादा परदादी प्रसिद्धि पहले पा चुके हैं, पैतृक संपदा यानी कि माता पिता की जो संपत्ति है, व्यवसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। क्या ऐसे लोगों को क्या व्यवसायिक प्रतिष्ठा का लाभ हो सकता है या प्राप्त है? इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता। कहने का आगे संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता है। कि ऐसा नहीं है कि जो बड़े बड़े कुल वंश में जन्म ले लेते हैं, उनका पैसा है, प्रतिष्ठा पहले से है, तो उनको हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। अतः न्याय का तकाजा यह है कि जहां हम तीसरे प्रयासों की असमानता जो मनुष्य के अपने वश की बात है आधार पर मनुष्य के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं। एक बार वापस देखिए, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा, अतः न्याय का तकाजा यह है कि हम तीसरे आधार पर मनुष्य के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं। वहां प्रथम दो आधारों जो कौन से हैं? जो मनुष्य के अपने वश की बात नहीं है, तो दो आधारों पर उनके साथ असमान व्यवहार नितांत क्या है? अनुचित है। और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए, और ऐसे व्यक्तियों के साथ हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी के साथ कैसा समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह तो संभव है जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाएं। यानी समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध कराना चाहिए। समता का औचित्य यही पर समाप्त नहीं होता है, इसका और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनीतिक पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है, ये बात तो सही है। एक राजनीतिक जो पुरुष है उसे बहुत बड़ी जनसंख्या से क्या पड़ता है? पाला पड़ता है, उनका सामना होता है। अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिक के पास न तो इतना समय होता है, न प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी होती है जिससे वह सबकी अलग अलग आवश्यकताओं को तथा क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके। यानी कि एक राजनीतिक जो व्यक्ति होता है उसके पास बहुत सारे लोगों का क्या होता है? सामना करना पड़ता है। अब ऐसा तो है नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर के प्रत्येक की समस्या को हल कर सके, उनके साथ अलग अलग तरह का व्यवहार कर सके, ऐसा वह बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वैसे भी आवश्यकताओं क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक तथा औचित्यपूर्ण क्यों न हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज दो वर्गों व श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। यानी कैसा भी क्यों न हो, चाहे तो आवश्यकताओं क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार किए इतना भी आवश्यक क्यों न हो, औचित्यपूर्ण क्यों न हो, मानवता के दृष्टिकोण समाज दो वर्गों श्रेणियों में नहीं बांटा सकता। यानी कैसी भी, अरे भाई वो कहते हैं ना कि किसी के साथ दोखला व्यवहार नहीं किया जा सकता, किसी के बारे में पूर्ण रूप से कोई नहीं जानता है। आप सभी के बारे में समान रूप से सोचे ना, चाहे वह किसी मजहब किसी भी जाति का क्यों ना हो, आप किसी भी समाज को दो वर्गों में क्यों बांटते हैं? लेकिन आज भी हम देखें ना
तो दो वर्गों में समाज बटा हुआ है, शोषित और शोषक तो पूर्ण रूप से है, ये तो तुम्हें सब जगह दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ यानी राजनीति का जानकार, राजनीति धन ज्ञ यानी जानकार, ज्ञानी, ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यवहारीय सिद्धांत की आवश्यकता रहती है, और यह व्यवहारीय सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए, यानी कि, और यह व्यवहारिक सिद्धांत यही कहता है कि सभी मनुष्य के साथ समान, बात तो सही है भी, कौन सहमत नहीं है इसमें, यानी कैसा भी इंसान क्यों ना हो, सभी के साथ समान व्यवहार तो हमें करना ही चाहिए, चाहे कैसा भी, किसी भी कास्ट का, किसी भी मजहब का क्यों ना हो। राजनीतिज्ञ यह व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते हैं, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण एवं श्रेणियां संभव होता है। कहने का था एक राजनीतिक होता है, वो सभी के लिए समान कार्य करता है, वो ये नहीं देखता कि ये इसकी कास्ट ये है, इसका मजहब ये है, इसका ये है, इसका मतलब वो कुछ नहीं देखता है, वह समान रूप से सभी के लिए कार्य करता है। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों की दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। कहने का तात्पर्य क्या है, समता एक काल्पनिक जगत की वस्तु है, लेकिन फिर भी राजनीतिक की परिस्थितियों में दृष्टि में रखते हुए उसे यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और व्यवहार की एकमात्र क्या है, कसौटी भी है। तो ये था आपका अंबेडकर साहब जी के अनुसार क्या, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, यानी कि ऐसा समाज होना चाहिए जो तीन तत्व जिनमें निर्धारित तो होने चाहिए, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता अर्थात भाईचारा, भ्रातृता अर्थात भाईचारा। बंधुता भी कह सकते हैं, भ्रातृता भी कह सकते हैं और भाईचारा भी कह सकते हैं, समानता को समता भी कह सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य तीनों पर सभी का समान रूप से हक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे को आप किसी भी प्रकार से बांटा जा सके। वंश के अनुसार नहीं है कि किसने उच्च कुल में जन्म लिया हो, किसी की पैतृक संपदा अधिक है, यानी किसी के माता पिताओं ने पहले से ही नाम कमा रखा है, तो उसके अनुसार उसका पैसा नहीं होना चाहिए। ऐसा गलत है, और ऐसा यदि आप लोग निर्धारित करते हैं तो ये भी गलत है। हाँ, एक राजनीतिज्ञ है जो कि किसी के बारे में कुछ नहीं जानता, एक के बारे समस्याओं के बारे में भी वह अवगत नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह कोशिश करता है कि सभी को मैं समान रूप से दर्जा दे सकूं। अब देखो, अब पाठ के अंत में यह भी आता है कि इन्हें भी जाने, जो महत्वपूर्ण है हमारे अभ्यास प्रश्नों के आगे लिखा हुआ है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे हमें पढ़ना भी है और याद भी करना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। आम्बेडकर की पुस्तक जाति भेद का उच्छेद, और इस विषय में गांधी जी के साथ उनके संवाद की जानकारी प्राप्त कीजिए। यानी कि कह रहे हैं कि जाति भेद का उच्छेद, और इस विषय में गांधी जी और आम्बेडकर साहब के जो बीच में संवाद हुए, जो बातचीत हुई थी, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करें। हिंद स्वराज नामक पुस्तक, गांधी जी ने कैसे आदर्श समाज की कल्पना की है, उसे भी आप पढ़ें। यानी गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी है हिंद स्वराज, तो उसमें भी एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए उसे भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो क्या क्या पढ़ना है हमें, जाति भेद का उच्छेद, और जिसमें गांधी जी और अंबेडकर साहब जी के संवाद हैं, विचार है, वो पढ़ना चाहिए। साथ में गांधी जी ने जो हिंद स्वराज लिखा है वह पुस्तक पढ़नी चाहिए कि उन्होंने कैसा आदर्श समाज चाहा है। तो ये था बच्चों अंबेडकर साहब जी द्वारा रचित मेरी कल्पना का आदर्श समाज। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।